नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम घटना चक्र सीरीज हिंदी की क्लास चल रही है हमारी। हमने 2 क्लास पहले घटना चक्र सीरीज से ले लिया है। हम पूरा घटना चक्र यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। क्रम वाइज शुरू से लेके आखिरी तक जितना भी है, चाहे वो व्याकरण हो, साहित्य हो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, टोटल घटना चक्र सीरीज से हम पूरा आपका रिवीजन करवाएंगे। इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक नहीं होगी, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ये सब से जो बच्चे तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, हिंदी विषय से कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा। तो समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हिंदी के किस साहित्य का इतिहासकार के मतानुसार सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो हिंदी में ऐसे कौन से इतिहासकार थे जिसके अनुसार जिन्होंने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ये ऑप्शन ए आपका सही होता है, गणपत चंद्रगुप्त न। जो गणपत चंद्रगुप्त हैं, उन्होंने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब देखिए, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों का प्रथम कवि आपके ऑप्शन ए सही होता है, सरहपा जो हैं वो सिद्धों के प्रथम कवि हैं। और देखिए, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे का प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पुराने कौन है? तो ऑप्शन बी जो सरहपा है, ऑप्शन बी वो सिद्धों के सबसे पुराने थे। एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे प्रश्न है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो आपका ऑप्शन डी पंडित राहुल सांकृत्यायन ने माना। और ये भी देखिए, क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? तो राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? तो आपका ऑप्शन सी है, सरहपा को राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया। और टीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन आया था। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? सरहपा को। देखिए, 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है, राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। अब आगे प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो आपको पता होगा, सहजयान के प्रवर्तक यहाँ पे आंसर दिया गया है, सरहपा जो है, ऑप्शन ए सहजयान के प्रवर्तक हैं। और ये टीजीटी परीक्षा 2002 का क्वेश्चन। देखिए, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी से, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो आप लोग उसको देखते हुए चलेगा। पहले हमने क्लास में इतिहास का काल विभाजन ये सब पढ़ाया था। अभी हम आदिकाल की प्रवृत्तियों, आदिकाल के बारे में क्वेश्चन करा रहे हैं। आगे का प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो तिब्बत के जो 84 सिद्धों की परंपरा थी, वो कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो आपका ऑप्शन सी सही है, सरहपा से आरंभ हुई। और डी ट्रिपल एस बी पीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। और इसके बारे में कुछ व्याख्या देख लेते हैं कि सिद्धों की जो ब्रजयान शाखा है, सिद्धों की कौन सी शाखा है? ब्रजयान शाखा में ही 84 सिद्धों की परंपरा प्रारंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तिब्बती सिद्धों की परंपरा सरहपा से प्रारंभ हुई तथा नारोपा से पूरी हुई। तिब्बती सिद्धों की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? सरहपा से शुरू हुई। और किससे पूरी हुई? नारोपा से पूरी हुई। और किसमें 84 सिद्धों की परंपरा है? ब्रजयान शाखा से। अब देखिए, यहाँ पे है सिद्ध,
और यहाँ पे इनकी है रचनाएं। रचनाएं कौन सी हैं? दोहा कोश और चार्यापद। और भाषा कौन सी है? सांध्य भाषा है। और ये बौद्ध धर्म के विकृत रूप से उद्भव श्री पर्वत इनका प्रधान केंद्र है। और सिद्धांत चर्चा के ग्रंथ देखिए, यहाँ पे साधन समुच्चय है, आदि कर्म प्रदीप है और मंजू श्री मूल कल्प है। और यहाँ सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वान देख लीजिए। सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वान कौन से हैं? बेंडल है, हरप्रसाद शास्त्री हैं, राहुल सांकृत्यायन है और मोहम्मद शाही दुल्ला है। तो ये तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा से जो सिद्धारंभ हुआ सरपा है और उनके बारे में ये व्याख्या दी गई है। आगे क्वेश्चन है, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? तो पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है, शिव सिंह सेंगर ने माना। और ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2021 में आपके पूछा गया है। आगे है, इन सिद्धों यो नाथों में सबसे पुराने हैं। इन सिद्धों मतलब ये चारों में से सिद्धों नाथों में सबसे पुराने कौन सा है? तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए भी सही है, सरहपा है, और ऑप्शन बी सही है, मच्छर नाथ है। दोनों ही सिद्धों यो नाथों में सबसे पुराने हैं। और मच्छरनाथ कौन है? मच्छरनाथ को गोरखनाथ का गुरु माना जाता है। देखिए, उपयुक्त प्रश्न के विकल्पों के आधार पर सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं तथा नाथों में सबसे पुराने मच्छरनाथ हैं, जिन्हें गोरखनाथ का गुरु माना जाता है। मच्छरनाथ कौन है? गोरखनाथ के गुरु हैं। तो इस प्रश्न का आयोग ने ए बी दोनों उत्तर सही माना था। आगे का प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? तो बताइए, किसने कहा था कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और देखिए, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया था। इसमें थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा था? हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। वस्तुतः नाथ पंथ बौद्धों सिद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला है। क्या निकला है? नाथ पंथ। तथा गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया है। तो क्लियर हुआ, इसकी व्याख्या यहाँ पे है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आगे प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। केबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। अब इसमें थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं इसका कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहा जाता है, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तथा निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। तो ये कुछ व्याख्याएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे प्रश्न है, प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? तो प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी से आशय अपभ्रंश का है। आगे प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी को 10वीं से 14वीं शताब्दी को 10वीं से 14वीं शताब्दी को के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल कहा? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो आदिकाल के अंतर्गत रखे हैं। किसको? 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को। क्लियर हुआ। आगे प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा।
इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना कहानी है, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक पद्धति पर लिखित कहानी है। इस औपन्यासिक कहानी क्षेत्र में मील पत्थर कहा जाता है। इस औपन्यासिक कहानी क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है? मील का पत्थर कहा जाता है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को यहाँ मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। तो ये इसके बारे में कुछ व्याख्या है। फिर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? तो पुरानी हिंदी नामकरण ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। अब यहाँ पे देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ पे है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। देखिए, स्वयंभू देव निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देव कृत पौमचर्यु, इनकी कौन सी रचना है? स्वयंभू की पौमचर्यु कितने कांडों में? 5 कांड और 83 संधियों सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। पौमचर्यु में 5 कांड है और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है और स्वयंभू द्वारा रचित है। यह अपभ्रंश का आदिकाव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अभी आपने ऊपर देखा कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ऑप्शन बी स्वयंभू हैं। आगे का प्रश्न है, स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो स्वयंभू की कृति का नाम ऑप्शन डी पौमचर्यु है। आगे प्रश्न है, पौमचर्यु किसकी रचना है? तो अभी हमने देखा स्वयंभू की। तो देखिए 3 से 4 प्रश्न जो हैं घुमा फिरा के इसी चीज पे पूछा गया है। आगे प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई? तो किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई? तो पौमचर्यु में लिखा गया है। आगे प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। भविष्यति कहा जो है वो लौकिक चरित काव्य माना जाता है। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं कि लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त चरित्र काव्य भी रचे गए हैं, जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है या किसी लोक कथा से लिया जाता है। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यति कहा का नाम उल्लेखनीय है। भविष्यति कहा किसकी है? तो धनपाल की है। आगे का प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था कि अपभ्रंश का वाल्मीकि की किसे कहा जाता है, तो हमने देखा स्वयंभू को। अब अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूत कहा जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो चारों में से कौन सी रचना नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी पौमचर्यु जो है वो पुष्पदंत की नहीं है, जबकि महापुराण, जयकुमार चर्यु, जसहर चर्यु ये सब किसकी है? ये पुष्पदंत की है, जबकि पौमचर्यु किसकी है? वो स्वयंभू द्वारा रचित है। तो आगे का प्रश्न है, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो जो महापुराण है ऑप्शन डी वो स्वयंभू की नहीं है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घटना चक्र सीरीज से क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप लोग भी क्लास ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। हम इसी तरह आगे क्रम वाइज फिर से अगली क्लास में आपका आगे का क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।